हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट शायद इसलिए है क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है जो हमको टेंशन देता है। राइटली गेस्ड, टेंसेस, काल। पर आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर का है इंग्लिश में वो है टेंसेस। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर एक बार आपने टेंसेस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो उसके बाद लाइफ में कभी भी कहीं भी आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती। वंस यू हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेंसेस, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू स्पीक विथ एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब। इससे आपका राइटिंग भी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। तो इंग्लिश में बेसिकली 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पर ये हर एक टेंस का फैमिली फिर अपना है, जिसमें हर एक टेंस के 4 सब टेंसेस भी है। तो कुल जोड़ के तकरीबन 12 टेंसेस हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं 12 टेंसेस को अच्छी तरह से सीखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, यदि आपने गुजराती मीडियम या किसी और मीडियम में पढ़ाई की हो, हम इसको बड़े ही सिंपल तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। और सेशन देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं टेंसेस। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड टेंस। सो प्लीज हैव अ लुक एट द स्क्रीन। द वर्ड टेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड टेम्पस। लेटिन भाषा, अभी तो ये भाषा अस्तित्व में नहीं है, पर एक जमाने में बहुत ही प्रचलित हुआ करती थी। तो लेटिन भाषा का एक शब्द था टेम्पस। सो टेम्पस शब्द का अर्थ होता था टाइम। तो वहीं से हमारा इंग्लिश वर्ड टेंस आया है। सो टेंस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड टेम्पस विच यूज्ड टू मीन टाइम। सो इससे हम समझ सकते हैं कि टेंस शब्द का कहीं ना कहीं पे कनेक्शन होगा टाइम के साथ। देखते हैं टेंसेस एक्चुअली है क्या। टेंसेस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स माने क्रियापद। हमने लास्ट टाइम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तब हमने ये चीज देखा था कि वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब्स जो है ना, इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, गो। गो माने जाना। तो कई बार सेंटेंस में हम गो या गोज शब्द का प्रयोग करते हैं। कई बार हम इज गोइंग, आर गोइंग ऐसे बोलते हैं। एट टाइम्स वी से वॉज गोइंग और वर गोइंग। कई बार हम बोलते हैं हैव गॉन या हैज गॉन। कई बार हम किसी और तरीके इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारे ही शब्द थे, गो, वेंट, गॉन, वॉज गोइंग वगैरह, जो है वो क्रियापद के अलग अलग फॉर्म्स है। और इन्हीं फॉर्म से टेंसेस की पहचान होती है। So tenses are actually different forms of the verb which indicate 3 things, जिससे हमें 3 चीजें पता चलती है टेंस से। सबसे पहला चीज हमें पता चलता है किसी भी क्रिया के बारे में। तो सबसे पहला जो हमें पता चलता है टेंस है, वो किसी भी एक्शन के बारे में, मतलब किसी भी क्रिया के बारे में। मैं जा रहा हूं, जाना क्रिया हुई। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करना क्रिया हुई। वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलना क्रिया हुई। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ना वो क्रिया हुई। तो किसी भी क्रिया के बारे में हमें टेंस से पता चलता है। टेंस हमें दूसरी भी एक चीज बताता है, वो है टाइप ऑफ द एक्शन या स्टेट ऑफ द एक्शन, मतलब वो क्रिया किस तरह की है। क्या वो रोज होने वाली है, क्या वो अभी चल रही है, क्या हमने वो क्रिया खत्म कर ली है, क्या वो क्रिया हम करने वाले हैं भविष्य में, क्या वो क्रिया हमने भूतकाल में की थी। मतलब क्रिया का प्रकार उससे पता चलता है, जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ एक्शन या फिर टाइप ऑफ एक्शन। और फाइनली टेंस से हमें यह भी पता चलता है कि किसी भी क्रिया का टाइम क्या है या क्या था। मान लो हमने बात किया कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पे जो रोज शब्द है दैट इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स टाइम। तो ये सेंटेंस में
क्रिकेट खेलने की क्रिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो क्रिकेट खेलना है वो रोज होने वाली चीज है, मतलब बंदा रोज क्रिकेट खेलता है। अगर मैंने आपको कोई सेंटेंस में बताया कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अभी इसी वक्त क्रिकेट खेल रहा हूं, मतलब क्रिकेट खेलना मैंने शुरू किया था, अभी भी क्रिकेट खेलना जारी है और कुछ और समय तक क्रिकेट खेलने की क्रिया मेरी चालू रहेगी। अगर मैंने बोला कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहां पे मैंने क्रियापद का एक दूसरा तरीका यूज किया जिसका मतलब होगा कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मतलब क्रिकेट खेलने का हमने पक्का किया था, मतलब मुझे क्रिकेट खेलना था। अब वो जो क्रिया मेरे पे पेंडिंग थी वो क्रिया मैंने खत्म कर ली, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव प्लेड क्रिकेट। मतलब किसी भी टेंस से हमें तीन चीजें पता चलती है। सबसे पहला तो किसी क्रिया के बारे में, दूसरा वो किस तरह की क्रिया है, किस तरह की, विच टाइप ऑफ एक्शन इट इज, और तीसरा वो क्रिया का टाइम। ये तीनों ही चीजें हमें टेंस से पता चलती है। अब आइए देखते हैं टेंसेस के प्रकार कितने हैं। तो वाइडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। एक तो प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट जिसे हम कहते हैं भूतकाल, मतलब हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी काम हमने खत्म कर दिया उसके बारे में, और जो हम करने वाले उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो काल के 3 बेसिक प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार हैं। सो दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्शंस। अब क्रिया के फ्रेंड्स 4 प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है इसे हम कहते हैं सिंपल एक्शन। सिंपल एक्शन माने सादी क्रिया जिसके अंदर कोई भी बंदा आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है कि उसने क्या किया था, या वो क्या करता है, या वो अभी क्या कर रहा है, या वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम सामने वाले बंदे को सिर्फ किसी क्रिया का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सिंपल एक्शन जो होती है ना, उसमें हम किसी क्रिया का इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे ज्यादा कुछ और कहने का हमारा आयोजन नहीं होता। अब क्रिया का जो दूसरा प्रकार है इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन माने वो क्रिया जहां पे कुछ हो रहा है, या जहां पे भूतकाल में कुछ हो रहा था, या जहां पे भविष्य में कुछ हो रहा होगा। सो वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। मतलब कुछ काम हम अभी कर रहे हैं, या भूतकाल में हम कर रहे थे, या भविष्य में किसी टाइम पर हम कर रहे होंगे। जैसे अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन राइट नाउ। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो यहां पे मैंने भूतकाल में कुछ काम किया, कोई क्रिया की, वो चल रही थी, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 2 o'clock टुमारो, कल दोपहर में 2 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, मतलब कल किसी क्रिया चालू होगी उसके बारे में मैं बता रहा हूं। सो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स में मैंने किसी क्रिया के कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताया। अब क्रिया का एक तीसरा भी प्रकार है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट माने हमको कोई काम करना था और वो काम हमने खत्म कर लिया है, या खत्म कर लिया था, या खत्म कर लिया होगा, उसके बारे में हम यहां पे बताते। सो वी वुड लाइक टू फोकस अपॉन कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट एक्शंस। और क्रिया का चौथा प्रकार है विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, इसे कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन। अब यहां पे हम किसी क्रिया के बारे में बताते हैं, पर हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो गोल है, हमारा जो पर्पस है वो कुछ अलग है। हम यहां पे किसी क्रिया के टाइम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसी क्रिया के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हमारा एकमात्र फोकस यहाँ पे होगा वो क्रिया कब शुरू हुई और कब कितने अरसे से वो क्रिया चल रही है, या चल रही थी, या चल रही होगी। मतलब वी आर मोर कंसर्न अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। सो फ्रेंड्स, 3 तरह के टेंसेस हमने देखे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और क्रिया के 4 प्रकार होते, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन्हीं 2 चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते तो वो हमारा टेंस बन जाता है।
सो शुरुआत करेंगे हम टेंसेस से, पर उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं इस चीज का नॉलेज नहीं है। नाउ अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ लेकुना ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पर आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे वो भी सीखेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है, और ये खत्म होने के बाद हम सीधा टेंस पे जाएंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाउ वी फॉर्म अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। But before I teach you how to make a sentence in English, let us first try and understand how do we make sentence in Hindi और गुजराती। આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કે हिंदी भाषा में वाक्य कई रीते बनावीए छे, हम किस तरह से सेंटेंस बनाते, पहले हम वो सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है। आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हिंदी या गुजराती में सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? सेंटेंस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अलग अलग शब्दों को इकट्ठा किया जाता है एंड दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि इट मेक्स सम सेंस, जिससे हमें एक मीनिंगफुल वाक्य मिले, जिसका कोई अर्थ निकले और वो अर्थ हम सबको समझ में आए। सो सेंटेंस मीन्स प्रॉपरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द के जिन्हें हम एक प्रॉपर क्रम में, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे एक हिंदी सेंटेंस का। यहां पे सेंटेंस मैंने दिया है, सचिन अभी मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। रूटीन में ऐसे सेंटेंस कई बार हम बोलते हैं कि सचिन, मतलब सचिन नाम का कोई लड़का अभी माने ये वक्त पे, ये समय पर, इस समय पर मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। फ्रेंड्स यहां पे क्रिया कौन सी है? क्रिया है खेल रहा है, खेलने की क्रिया। अच्छा, अब देखेंगे कि ये पूरा जो हिंदी सेंटेंस है उसमें कितने शब्द हैं। सो ये पूरे सेंटेंस में इतने शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है सचिन, दूसरा जो शब्द है वो है अभी, तीसरा जो शब्द है, एक्चुअली दो अलग अलग शब्द है मैदान और पर ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम इनको एक शब्द मान के चलेंगे। सो मैदान पर वो हो गया अपना तीसरा शब्द। चौथा शब्द है क्रिकेट, पांचवा, छठा और सातवां शब्द तीनों ही शब्द अलग है, खेल रहा है, पर ये तीनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े तो हम इनको एक शब्द मान के चलेंगे, खेल रहा है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो 5 शब्दों से बना है, सचिन अभी मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। अब ये जो सारे ही शब्द है ना, ये सारे ही शब्दों का अपना एक रोल होता है, जो ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं अभी लेना है, हम सिर्फ शॉर्ट में समझने का कोशिश करेंगे कि पांचों शब्द है क्या। तो सबसे पहला जो शब्द है सचिन, सचिन को इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट माने कर्ता, माने जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है वो। तो सचिन हो गया कर्ता, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट। तो हमने उसके लिए वर्ड लिया, लेटर लिया एस। अब दूसरा जो शब्द है वो है अभी। अभी शब्द हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि सचिन कब क्रिकेट खेल रहा है, तो आंसर हमें मिल रहा है अभी। सो अभी शब्द हमें टाइम बता रहा है, तो उसके लिए हमने लेटर ले लिया टी, टाइम से। अब तीसरा जो शब्द है वो है मैदान पर। मैदान पर शब्द हमें क्या बता रहा है? मैदान पर शब्द हमें वो जगह के बारे में बता रहा है जहां पे सचिन क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि ये सेंटेंस पढ़ के आप मुझे इतना बताइए कि सचिन अभी कहां क्रिकेट खेल रहा है, तो आप बताएंगे मैदान पर। इसका अर्थ ये हुआ कि मैदान इज अ प्लेस वेयर सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट एट द मोमेंट। सचिन अभी वहां पे क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद का जो शब्द है वो है क्रिकेट। क्रिकेट को कहा जाता है कर्म, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमने लेटर ले लिया ओ। ऑब्जेक्ट माने वो चीज जिसके ऊपर क्रिया का असर होता है। सचिन क्या खेल रहा है? आप बोलेंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट।
और लास्ट वाला जो शब्द है खेल रहा है, वो किसी क्रिया के बारे में निर्देश कर रहा है। कौन सी क्रिया? क्रिकेट खेलने की क्रिया, जहां पे कोई बॉलिंग कर रहा होगा, कोई बैटिंग कर रहा होगा, कोई फील्डिंग कर रहा होगा। तो क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है वो क्रियापद है। क्रियापद को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब, जिससे हमने लेटर उठाया वी। अब बड़े ही गौर से आप ये सेंटेंस को देखिए और उसके नीचे लिखे हुए इंग्लिश शब्द अक्षर को देखिए, लेटर्स को देखिए। ये लेटर्स कौन सा सीक्वेंस बता रहे हैं? ये लेटर्स आपको सीक्वेंस दे रहे हैं एस टी पी ओ वी। माने जब भी कभी हम हिंदी या गुजराती में सेंटेंस बनाते हैं तो ज्यादातर जाने अनजाने में हम शब्दों को ये क्रम में अरेंज करते हैं। हमारा सेंटेंस ऐसे ही ज्यादातर बनता है, सचिन अभी मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, कई बार हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी बोले कि सचिन मैदान पर अभी क्रिकेट खेल रहा है, दैट इज ओके। बट सही मायने में अगर सेंटेंस बनता है तो हम ऐसे बोलते कि सचिन अभी मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। फॉर माय गुजराती स्टूडेंट्स, सचिन हमणा मैदान पर क्रिकेट रमी રહ્યો છે। जो पूरा सेंटेंस है उसमें हमने देखा 5 लेटर्स हम यूज कर रहे हैं, और वो लेटर्स का सीक्वेंस देखिए। सबसे पहला एस, उसके बाद टी, उसके बाद पी, उसके बाद ओ और वी, माने जो क्रियापद है जिसको मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, वो यहाँ पे देखिए हमेशा एंड में आता है। अब ये हो गया हमारा हिंदी या गुजराती में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जहां पे शब्दों का हमने एक क्रम आयोजित किया, एक ऑर्डर हमने डिसाइड किया, एस टी पी ओ एंड वी। आइए देखते हैं कि यही सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो इसमें शब्दों का क्रम यही रहेगा या उलट सुलट होगा। चलिए देखते हैं। अब यही सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखता हूं तो वो सेंटेंस ऐसे बनेगा, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन ग्राउंड नाउ। आई रिपीट, सचिन is playing cricket on ground now। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो शब्द थे, मतलब वो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उनका सीक्वेंस क्या है? एस टी पी ओ वी है या कुछ और हो गया? नहीं है, वो पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया भाई साहब। देखिए यहां पे सीक्वेंस चेंज होके नया सीक्वेंस बन गया है एस वी ओ पी टी। मतलब इंग्लिश बना सेंटेंस लिखने के टाइम पे सबसे पहला शब्द जो हमें लिखना है वो है सब्जेक्ट। ये तो दोनों में ही सेम है। अब देखिए सबसे बड़ा शौक, गुजराती या हिंदी में जब हम सेंटेंस बनाते तो क्रियापद को हम कहां पे रखते? सबसे एंड में, ठीक है। पर इंग्लिश में याद रखिएगा कि जब भी हम सेंटेंस बनाते तो क्रियापद को एंड में नहीं रखते, उसको इमीडिएटली सेकंड नंबर पे माने सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। तो यहां पे हमने लिखा इज प्लेइंग माने खेल रहा है। अब उसके बाद देखिए तीसरा जो शब्द है वो है ऑब्जेक्ट। चौथा शब्द है ऑन ग्राउंड, इसको हम कहेंगे प्लेस। एंड फाइनली नाउ हो गया टाइम। सो आपको पता चला कि अगर आप गुजराती या हिंदी मीडियम से हैं और अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे बेसिक रीजन क्या है उसका? सबसे बेसिक रीजन ये है कि जिस तरह से हम हिंदी या गुजराती में सेंटेंस बनाते हैं, ज्यादातर हम उसी तरीके से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर हमारा इंग्लिश सेंटेंस गलत बनता है। तो आज आपको यह पता चला कि आपकी कहां पे गलती हो रही थी। अब आपको यह भी पता चला कि इंग्लिश में अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो शब्दों का क्रम क्या होगा। अब ये अगर इसी क्रम में मैं हिंदी शब्दों को अरेंज करके बोलता हूं तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, सचिन खेल रहा है क्रिकेट मैदान पर अभी। क्या आप ऐसे हिंदी में सेंटेंस बोलते हो? कभी कोई ऐसा बोलता है कि सचिन खेल रहा है क्रिकेट मैदान पर अभी? कभी नहीं। શું ગુજરાતીમાં તમે આવું કહો છો મિત્રો કે સચિન રમે છે ક્રિકેટ मैदान पर હમણાં? नहीं ने, ऑकवर्ड लागे छे ने। इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज वी हैव अरेंज द वर्ड्स इन अ डिफरेंट पैटर्न, जो कि इंग्लिश में नहीं चलता। इंग्लिश में हम सेंटेंस एस वी ओ पी टी के मुताबिक ही बनाएंगे,
ठीक है। तो ज़्यादातर सेंटेंस जो इंग्लिश में हम सही तरीके से बनाते उसमें जाने अनजाने में हम SVOPT सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और वो सीक्वेंस हम गुजराती या हिंदी में फिर फॉलो नहीं करते हैं। अब शुरू करेंगे हम पहले टेंस से, और वो टेंस है, हाँ आपने सही गेस किया, वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को मैं आपको टेंस के तौर पे नहीं पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट टेंस को मैं अलग अलग क्रिया के तौर पे हम पढ़ेंगे, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके सीधा पढ़ेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूं। अब होमवर्क वो एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड है, पर ज्यादातर हम लोग काफी सारे इंग्लिश शब्दों को हमारे रूटीन में यूज करते बड़े ही नेचुरली तरीके से। जैसे मैंने पहना है शर्ट, इसके लिए जो भी हिंदी या गुजराती शब्दों का वो हम नहीं बोलते, हम यही बोलते हैं कि मैंने शर्ट पहना है। ये जो डिवाइस है मेरे सामने, इसके लिए वर्ड है लैपटॉप। नाउ दैट इज अगेन एन इंग्लिश वर्ड। अब इसका हिंदी वर्ड या गुजराती वर्ड क्या है मुझे भी नहीं पता। अब जिस चीज में ये हमारा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो चीज को हम कहते हैं मूवी कैमरा। उसके लिए शायद कोई गुजराती या हिंदी शब्द होगा, पर वो शब्द हमें पता भी नहीं है शायद। तो बड़े ही नेचुरल तरीके से हम काफ़ी सारे इंग्लिश शब्दों का हमारे रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इसी तरह से होमवर्क भी एक शब्द है जो हम हिंदी में या गुजराती में अभी नॉर्मली रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। गुजराती में एना माटे शब्द है गृह कार्य, शायद हिंदी में भी वही शब्द है, पर कितने बच्चों को आपने सुना गृह कार्य शब्द बोलते हुए? कितने टीचर्स गृह कार्य शब्द बोलते हैं? गुजराती में टिपिकली घर काम है वो शब्द के। नाउ दैट वर्ड ऑल्सो हैज अनदर मीनिंग। घर काम माने घर का सारा काम करना, माने झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, उसकी बात नहीं कर रहे। सो होमवर्क माने जो होमवर्क हमें स्कूल से या क्लास से दिया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस के ऊपर हम फोकस करते हैं, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूं। अब यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो मैंने दो शब्दों को अंडरलाइन किया है। पहला जो शब्द है वो है रोज, और दूसरा वाला जो शब्द है ना वो है करता हूं। मेरे हिसाब से टेंस पढ़ने के टाइम पे किसी भी वाक्य में ये दो सेंटेंस हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। These two words are very very important for us whenever we talk in terms of tenses। और ये दो शब्द हैं, एक तो टाइम वाला शब्द है और दूसरा शब्द है हमारा क्रियापद जिसे हम कहेंगे वर्ब। अब ये दोनों ही शब्द को स्टडी करके, मतलब रोज और करता हूं, इस पर से मुझे इतना पता चलता है कि ये वाक्य में मैंने जिस क्रिया की बात की है वो मैं रोज करता हूं, माने इट इज एन एवरीडे एक्शन। कई बार ये भी होता है कि यहां पे मैं रोज होने वाली क्रिया के बजाय बार बार होने वाली या कभी कभी होने वाली क्रिया के बारे में भी बात करता हूं। जैसे मैं सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं हफ्ते में एक बार होमवर्क करता हूं, माने महीने में 4 बार होमवर्क हुआ। मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं महीने में एक बार होमवर्क करता हूं। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है उसमें हमने बार बार होने वाली क्रिया या फिर कभी कभी होने वाली क्रिया का जिक्र किया। इन शॉर्ट आप समझिए कि जब भी इंग्लिश में आप किसी क्रिया के बारे में बोलना या लिखना चाहते हो जो कि आप रोज करते हो या फिर बार बार करते हो या फिर कभी कभी करते हो, तो तीनों ही सेंटेंस एक ही तरीके से बनेंगे। तो ये तीनों ही चीज एक ही टेंस को बिलोंग करती है। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। इसको हम कहेंगे आई डू माई होमवर्क एवरी डे। आई डू माई होमवर्क एवरी डे। अब अगर आप वो जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया उसको रिफर करके ये सेंटेंस को चेक करेंगे तो यहां पे भी आपको पता चलेगा कि सारे ही शब्द इंग्लिश सेंटेंस में हमने SVOPT पैटर्न में लिखे हैं। देखिए, आई जो है वो सब्जेक्ट है, S हुआ। डू वो क्रियापद है, माने V हुआ। माई होमवर्क वो हो गया अपना O। यहां पे प्लेस जगह का मेंशन नहीं किया गया है कि मैं कहां पे होमवर्क करता हूं, तो वो नहीं है। और P के बाद का जो शब्द था टाइम, T, वो वाला शब्द यहां पे जिसे हम कहते हैं एवरी डे। अब यहां पे एक छोटी चीज आपको बताना चाहूंगा।
ज्यादातर लोग रोज ये शब्द के लिए इंग्लिश में या तो एवरीडे वर्ड बोलते हैं या फिर डेली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। अब डेली में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, पर एवरीडे में वापस दो शब्द हैं, एवरी एंड डे। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक गलती कर देते जब वो एवरीडे शब्द लिखते हैं, वो एवरीडे शब्द को साथ में लिखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू राइट एवरी एंड डे टुगेदर एज वन वर्ड, इट डज नॉट इंडिकेट टाइम, इट इंडिकेट्स एडजेक्टिव। अगर एवरीडे शब्द का रोज ये मतलब आपको कन्वे करना है सामने वाले बंदे को, तो आप एवरी और डे के बीच में एक स्पेस रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे सेंटेंस होगा आई डू माई होमवर्क एवरी डे। अच्छा, अब आप गौर से ये सेंटेंस को वापस देखिए, यहां पे एक वर्ड है जिसको मैंने एक अलग कलर के फॉन्ट से लिखा है। हाँ, डू। डू इज अ वर्ब, डू एक क्रियापद है। तो किसी भी टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो सेंटेंस में होता है वो है सबसे पहले क्रियापद और उसके बाद टाइम, अगर सेंटेंस में लिया है तो। पर क्रियापद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देखिए, डू माने क्रियापद का कौन सा फॉर्म है? डू इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे हम कह सकते हैं V1 माने क्रियापद का पहला टाइप, पहला प्रकार। डू एक सिंपल क्रियापद है, इसके आगे और पीछे एस और ओ है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने डूइंग नहीं लिखा, हमने वॉज डूइंग नहीं लिखा, हमने विल डू नहीं लिखा, हम सिर्फ डू लिख रहे हैं। क्योंकि वो चीज हम रोज कर रहे हैं या फिर बार बार कर रहे हैं या फिर लगातार कभी कभी कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी क्रिया के बारे में कहना चाहते हो या लिखना चाहते हो जो कि आप रोज करते हो या बार बार करते हो या फिर कभी कभी करते हो, तो क्रियापद हमेशा सिंपल यूज करना है, ठीक है ना। मतलब डू, राइट, रन, वॉक, गो, प्ले, ईट, इस तरह की। दिस इज क्लियर? बढ़िया। अब आइए हम वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट में एक दूसरे तरह का क्रिया देखते हैं, दूसरे तरह का सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस में हम कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूं। अब देखिए, कंपेयर कीजिए पहले सेंटेंस को और ये दूसरे सेंटेंस को, क्या दोनों ही सेम है? नहीं। अच्छा, काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे मैं, ठीक है, होमवर्क करना, ठीक है। दो चीजें अलग हैं। कौन सी दो चीजें? सबसे पहला है कि टाइम अलग है। पहले सेंटेंस में हमने बोला था कि रोज होमवर्क करता हूं, मतलब रोज करने वाली क्रिया, रोज होने वाली क्रिया की बात है। जबकि यहां पे मैंने बोला अभी, अभी माने क्रिया अभी चल रही है, मतलब मैं अभी होमवर्क कर रहा हूं, अभी क्रिया चल रही है। तो दूसरा जो वर्ड है वो है क्रियापद। पहले सेंटेंस में मैंने बोला था करता हूं, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कर रहा हूं, यहां पे भी डिफरेंस है। करता हूं माने मैंने रोज, मतलब रोज करता हूंगा या बार बार करता हूंगा या कभी कभी करता हूंगा। पर जब मैं बोला कि कर रहा हूं माने अभी, इसी वक्त मैं ये काम कर रहा हूं, क्रिया अभी चल रही है। तो यहां पे जैसे टाइम अलग हो गया, वर्ब अलग हो गया, तो इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तब वो चीजें भी चेंज होगी। तो ये जो क्रिया, इसको हम कहेंगे एक्शन हैपनिंग नाउ, माने अभी चल रही हो ऐसी क्रिया। कई बार हम किसी से बातचीत करते, मान ले आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे और आपके दोस्त ने फोन किया और फोन पे पूछा क्या कर रहा है, आप क्या बोलोगे? अरे कुछ नहीं यार, टीवी देख रहा हूं। माने आप उसको ये बता रहे हो कि अभी इस वक्त मैं घर पे सोफा पे बैठा हूं, मेरे सामने टीवी सेट है, टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई सीरियल आ रही है, कोई मूवी आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूं। एक साइड पे तुमसे बात हो रही है और दूसरा चीज हमारा यहाँ पे मूवी या सीरियल का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब ये क्रिया अभी चल रही है। दिस इज एन एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट। तो अब यहां पे जब इंग्लिश सेंटेंस में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्रियापद जो है वो डू नहीं रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं अभी क्या चेंज होगा। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसको हम ऐसे बोलेंगे, आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ।
देखिए दो चीज बदल गई, पहले सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को कंपेयर कीजिए। पहले सेंटेंस में हमने क्रियापद को लिखा था डू, अब यहां पे हम लिख रहे हैं एम डूइंग, आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज डूइंग। ठीक है ना, मतलब यहां पे हमने इज एम या आर में से एक शब्द का प्रयोग किया और जो क्रियापद था हमारा ओरिजिनल डू, उसके पीछे हमने आईएनजी लगा दिया, और इतना चेंज करने से क्रिया चेंज हो गई। जो पहले रोज क्रिया होती थी वो अभी होने वाली क्रिया में ट्रांसलेट हो गई, चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे एक शब्द से एंड में हमने चेंज किया, वहां पे हमने लिखा था एवरीडे, यहाँ पे वो हो गया नाउ। मतलब अगर आप किसी को भी ये कहना चाहते कि अभी मैं कुछ कर रहा हूं, तो वहां पे आपको क्रियापद के पहले इज एम या आर शब्द में से एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और क्रियापद के पीछे आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, तब जाके इंग्लिश में वो सेंटेंस आपका सही होगा। सो व्हेन यू से आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूं, माने आप रोज होने वाली या बार बार होने वाली या कभी कभी होने वाली चीज की बात कर रहे हो। बट व्हेन यू से आई एम डूइंग होमवर्क नाउ, तो आप सिर्फ अभी आप जो काम कर रहे हो उसकी इंग्लिश में बात कर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टेंस। अब तीसरा सेंटेंस पढ़िए, ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है। यहां पे बंदा बोल रहा है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब कर लिया है। देखिए यहां पे हमने टाइम लिखना जरूरी नहीं समझा, ज्यादातर इस तरह के सेंटेंस में हम टाइम शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सीधा ही बोलते हैं कि मैंने काम निपटा लिया, मैंने होमवर्क कर लिया है, माने होमवर्क करने का जो काम मुझ पे पेंडिंग था वो मैंने खत्म कर दिया है। सो मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब हम क्या कहना चाहते, वी वॉन्ट टू से दैट एन एक्शन इज ओवर, एन एक्शन इज फिनिश, एन एक्शन इज कंप्लीटेड। तो वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन। तो यहां पे भी क्रियापद का जो फॉर्म है वो चेंज करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, देखिए हम इसको कहेंगे आई हैव डन माई होमवर्क। हम यहाँ पे डू नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे एम डूइंग या आर डूइंग या इज डूइंग भी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, खत्म हो गया। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि क्रिया के चार प्रकार होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीन प्रकार हमने देखे। पहला जो सेंटेंस है जहां पे हम रोज या बार बार या कभी कभी होने वाली क्रिया के बारे में सीखा हमने, वो था आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादो वर्तमान काल। दूसरा जो सेंटेंस हमने देखा जहां पे हम कोई क्रिया चल रही है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो होगा आपका कंटिन्यूअस एक्शन। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चालू वर्तमान काल। तीसरा जो एक्शन अभी हमने देखा जहां पे हमने ये बता कि हमने कोई काम खत्म कर लिया है, सो परफेक्ट एक्शन। सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। राइट, अब वर्तमान काल माने के प्रेजेंट टेंस में एक चौथा भी सब टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम उसकी बात करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब यहां पे सेंटेंस पढ़िए, मैं 4 बजे से अपना होमवर्क कर रहा हूं। ये पूरे ही सेंटेंस में मैंने एक शब्द के नीचे लाइन ड्रॉ किया है और वो शब्द है 4 बजे से। मैं यहां पे आपको ये कहना चाहता हूं कि कितने बजे मैंने किसी काम को शुरू किया था, कितने बजे मैंने कोई काम शुरू किया था और कब से, कितने अरसे से, कितने वक्त से मैं वो काम कर रहा हूं। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है ना, तो यहां पे हम ये नहीं कहना चाहते कि मैं रोज होमवर्क कर रहा हूं, यहां पे हम ये भी कहना नहीं चाहते कि मैं अब भी होमवर्क कर रहा हूं, यहां पे मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैंने होमवर्क निपटा दिया।
मैं सिर्फ एक चीज यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि मैं कब से कितने बजे से होमवर्क कर रहा हूं. सो आई जस्ट वांट टू फोकस अपॉन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन और द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, कि क्यारથી હું હોમવર્ક કરી રહ્યો છું. 4 વાગ્યાથી. So the entire stress, the entire importance I am putting on the word 4 बजे से, 4 વાગ્યાથી. सो ये एक्शन किस तरह की है? दिस इज एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. भूतकाल में 4 बजे मैंने होमवर्क करना शुरू किया था. मान लीजिए अभी 6 बज गए और मैं आपको ये बता रहा हूं, तो 4 बजे मैंने होमवर्क करना शुरू किया था और अभी 6 बजे मेरा होमवर्क खत्म नहीं हुआ है. अभी मेरा होमवर्क चल रहा है, तकरीबन 6:30 बजे खत्म होगा शायद. तो 6 बजे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं 4 बजे से होमवर्क कर रहा हूं. माने होमवर्क रोज नहीं करता हूं, अब भी होमवर्क नहीं कर रहा हूं. मैं कहना ये चाहता हूं कि 4 बजे शुरू हुआ था, अब भी चालू है और कुछ और देर तक ये चालू रहेगा. तो इसका इंग्लिश करने के टाइम पे हमें 2 छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे. ये सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, I have been doing my homework since 4 o'clock. देखिए 2 शब्द हैं. have been doing माने क्रियापद का फॉर्म, क्रियापद का टाइप चेंज हो गया. अब यहाँ पे हम do नहीं बोल रहे हैं, हम am doing नहीं बोल रहे, हम have done भी नहीं बोल रहे, पर हम बोल रहे have been doing. क्रियापद पूरा ही चेंज हो गया. और दूसरा टाइम वाला जो शब्द है 4 बजे से, तो 4 बजे के लिए तो 4 o'clock वर्ड है हमारे पास, पर 4 बजे से बोलना है तो 4 के आगे हमने एक और शब्द लगाना था, जो कि हमने लगाया सिंस. सिंस 4 o'clock का मतलब होगा 4 बजे से. सिंस शब्द हमेशा आपको सेंटेंस में क्रिया शुरू होने का वक्त बताता है. तो व्हेन यू से सिंस 4 o'clock, आपको ये पता चलता है कि आप किसी क्रिया के बारे में बता रहे हो जो आपने 4 बजे शुरू किया था, जो कि अभी चल रहा है और जो कि कुछ और टाइम चलेगा. ठीक है. कई बार ये होता है ना कि इसी सेंटेंस को हम थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं. जैसे मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा हूं, वही चीज हुई, हमने थोड़े अलग तरीके से बताई. वहां पे हमने बोला 4 बजे से, यहां पे मैंने बोला 2 घंटे से. ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. अब भी 6 बजे हैं, 4 बजे मैंने शुरू किया था, अभी 6 बजे, तो 2 घंटा हो गया. तो 2 घंटे से मैं होमवर्क कर रहा हूं, माने 2 घंटे पहले मैंने होमवर्क करना शुरू किया था, अभी 2 घंटे के बाद भी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, क्रिया चल रही है और मेरे हिसाब से और आधा 1 घंटा लग जाएगा. ठीक है. तो ये सेम एक्शन हुई. एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट 4 बजे एंड स्टिल गोइंग ऑन 6 बजे. और इसका इंग्लिश भी ऊपर वाले सेंटेंस के तरीके से ही होगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा. सिंस की जगह हम फॉर शब्द का इस्तेमाल करेंगे. तो ये सेंटेंस इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 4 o'clock. अब बोलने के टाइम पे 2 बार फॉर और 4 आता है तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर जब आप फॉर शब्द इस्तेमाल करते हो, दैट इज FOR, you are talking about the duration of an action. जब भी हम ये कहना चाहते हैं कि कितने अरसे से, कितने वक्त से हम किसी काम को कर रहे हैं, तो हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं. आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. मैं इसका एक रिकेप करता हूं गुजराती में जल्दी से. मित्रों, આપણે 4 વાક્યો શીખ્યા. હું ગુજરાતીમાં ફટાફટ બોલી જાઉં છું. હું રોજ મારું હોમવર્ક કરું છું. એક ક્રિયા, રોજ થતી ક્રિયા. સાદું ક્રિયાપદ વાપરીશું તો વાક્ય બનશે આઈ ડू माई होमवर्क एवरी डे. अब मान लीजिए कि यही सेंटेंस मैं किसी और बंदे के बारे में बोलना चाह रहा हूं. जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं राहुल के बारे में, तो मैं ये बोलूंगा हिंदी में कि राहुल रोज होमवर्क करता है. गुजरातीમાં राहुल रोज होमवर्क करे छे. तो ये सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहुल डू हिज होमवर्क एवरी डे, मुझे ये कहना पड़ेगा कि राहुल
डज हिज होमवर्क एवरी डे। जब भी आप किसी क्रिया के बारे में कहना चाहते हैं और वो क्रिया आप या तो रोज करते हो या बार बार करते हो या कभी कभी करते हो, और अगर वो क्रिया के अंदर आप अपने बारे में नहीं किसी और बंदे के बारे में बता रहे हो, जैसे राहुल के बारे में, जैसे प्रिया के बारे में, जैसे मिस्टर पटेल के बारे में, जैसे जशोदा बेन के बारे में, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो वहां पे क्रियापद के पीछे आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम ये चीज को हाईलाइट करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे यही सेंटेंस, होमवर्क वाला सेंटेंस किसी और बंदे के लिए बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा, राहुल डज हिज होमवर्क एवरी डे, सीमा डज हर होमवर्क एवरी डे, दे डू देयर होमवर्क एवरी डे। ठीक है, आगे चलते हैं। बीजू वाक्य હતું, હું હમણાં મારું હોમવર્ક કરી રહ્યો છું। मतलब અત્યારે હોમવર્ક કરવાની મારી ક્રિયા ચાલુ છે। હોમવર્ક પત્યું નથી, ક્રિયા અડધી થઈ છે કે પોણા ભાગની થઈ છે, પણ હજુ ક્રિયા થોડીક બાકી છે। હું એવું કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે આ સમય, ધારો કે અત્યારે 4 વાગ્યા હોય તો 4 વાગ્યાના સમયે હોમવર્ક કરવાની ક્રિયા મારી ચાલુ છે। સો આ વાક્યને આપણે ઇંગ્લિશમાં આવી રીતે કહીશું, I am doing my homework now। ત્યાર પછી આપણે ત્રીજું વાક્ય જોયું, મેં હોમવર્ક કરી લીધું છે। કરી લીધું છે, કરી લીધું છે, આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ? આપણે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે આપણે કોઈક કામ કરવાનું હતું અને એ કામ આપણે પતાવી દીધું છે। હોમવર્ક કરવાની ક્રિયા આપણે પૂરી કરી લીધી છે। તો જ્યારે આપણે કોઈ ક્રિયા પૂરી કરી લીધી છે એવું ભાર દઈને કહેવા માંગતા હોઈએ તો આપણે શું કરશું? I have done my homework એવું કહીશું। અને નોર્મલી આ પ્રકારના વાક્યોમાં, એટલે કે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે એવું કહેનારા વાક્યોમાં મોટા ભાગે આપણે ટાઈમ વાળા શબ્દનો ઉપયોગ કરતા નથી। જો તમારે ટાઈમ વાળા શબ્દનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પછી એના માટે તમારે ભૂતકાળ વાપરવો પડે। એ ડિસ્કશન પણ આપણે આના પછીના સેશનમાં કરશું। અને ચોથી ક્રિયા છે કે હું 4 વાગ્યાથી મારું હોમવર્ક કરી રહ્યો છું, એટલે કે 4 વાગે મેં હોમવર્ક કરવાની શરૂઆત કરી હતી, અત્યારે 6 વાગે પણ મારું હોમવર્ક ચાલુ છે અને મને લાગે છે કે હજુ અડધો 1 કલાક થશે એટલે 6:30 કે 7 વાગે હોમવર્ક પૂરું થશે। પણ આ વાક્યમાં હું તમને એવું નથી કહેવા માંગતો કે હું અત્યારે હોમવર્ક કરું છું, હું ફક્ત એવું કહેવા માંગુ છું કે 4 વાગ્યાથી હોમવર્ક ચાલુ છે। તો અહીંયા ઇંગ્લિશ હું એવી રીતે કહીશ કે I have been doing my homework since 4 o'clock। આ જ વાક્યમાં 4 વાગ્યાને બદલે હું એવો શબ્દ પણ વાપરી શકું કે 2 કલાકથી। એટલે વાક્ય ગુજરાતીમાં આવું થાય કે હું છેલ્લા 2 કલાકથી અથવા તો હું 2 કલાકથી હોમવર્ક કરી રહ્યો છું। દેટ મીન્સ 2 કલાક પહેલા, અત્યારે 6 વાગ્યા તો 4 વાગે હોમવર્ક શરૂ કર્યું હતું, અત્યારે 2 કલાક પછી 6 વાગે હોમવર્ક ચાલુ છે અને હજુ અડધો 1 કલાક લાગશે પૂરું કરતા। પણ વાક્યમાં હું કયા શબ્દ પર ભાર આપવા માંગુ છું, હું શું કહેવા માંગુ છું? હું એવું નથી કહેવા માંગતો કે હોમવર્ક પતતા વાર લાગશે, હું એવું નથી કહેવા માંગતો કે મેં 4 વાગે શરૂ કરી લઉં, હું એવું પણ નથી કહેવા માંગતો કે હમણાં હું હોમવર્ક કરું છું। હું એવું કહેવા માંગુ છું કે ક્યારથી, કેટલા વખતથી હોમવર્ક કરવાની મારી ક્રિયા ચાલી રહી છે। એ ડ્યુરેશન, એ સમયગાળો મારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। સો અહીંયા વાક્યમાં આપણે નાનકડો ફેરફાર કરવો પડશે, સિન્સને બદલે ફોર શબ્દ વાપરવો પડશે અને વાક્ય તમારું થઈ જશે, આઈ હેવ બીન ડુઈંગ માય હોમવર્ક ફોર 2 hours। ફોર 2 hours, છેલ્લા 2 કલાકથી ક્રિયા ચાલુ છે। રાઈટ મિત્રો? હવે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પછી બીજો જે ટેન્સ આપણા માટે મહત્વનો છે એ છે પાસ્ટ ટેન્સ। પાસ્ટ ટેન્સ એટલે ભૂતકાળ। અને ભૂતકાળમાં પણ આપણે આવી જ રીતે 4 અલગ અલગ વાક્યો દ્વારા 4 ભૂતકાળની પેટર્ન શીખીશું, એટલે કે 4 જુદા જુદા ભૂતકાળ શીખીશું। પહેલું વાક્ય છે, मैंने कल अपना होमवर्क किया था। મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે થ્રુઆઉટ આ સેશન
मैं एक ज એક્ઝામ્પલ લીધું છે જેથી કરીને તમને બધા જ ટેન્સ વચ્ચેનો ડિફરન્સ ક્લિયર થઈ જાય। सो यहाँ पे सेंटेंस है मैंने कल अपना होमवर्क किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द है, एक तो है कल और दूसरा है किया था। ये दोनों ही शब्द आपको ये बता रहे हैं कि होमवर्क आपने कर लिया, और होमवर्क किए आपको थोड़ा सा टाइम भी हो गया। किया था माने आप भूतकाल की बात करते हो। सो जब इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं तो यहां पे वी वांट टू रिफर टू अ पास्ट एक्शन, समथिंग दैट यू डिड इन पास्ट। तो यहां पे जब हम इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो शब्द का क्रम तो मतलब ऑर्डर तो SVOPT ही रहेगा, सिर्फ यहां पे दो चीजें चेंज होगी। एक तो आपका वर्ब माने क्रियापद चेंज हो जाएगा, जो बड़ा चेंज है, और दूसरा आपका टाइम वाला जो शब्द है जहां पे वो पहले हम एवरीडे नाउ शब्द का इस्तेमाल करते थे वो चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। अब यहाँ पे आप डू नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप डज नहीं बोलोगे, यहाँ पे आई एम डूइंग नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप हैव डन नहीं बोलोगे। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मतलब कल मैंने होमवर्क किया था। कल जो किया था आज अब मुझे कुछ ध्यान में नहीं है, मैं भूल गया, कल किया था, बस इतना याद है। कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क था, क्या था, वो सारी चीजें अभी इस वक्त में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर होमवर्क कल किया था, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब कई बार ये होता है ना कि भूतकाल में हमने कुछ किया, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कल 4 बजे मैं अपना होमवर्क कर रहा था। मैंने किसी से बात कर रहे हो और वो बंदा पूछ रहा है यार तुम कल कहाँ थे? क्यों भाई मैं घर ही पे था। अरे 4 बजे मैंने तुम्हें फोन किया था, क्या कर रहे थे? अरे हाँ 4 बजे तो मैं होमवर्क कर रहा था। देखिए आपने क्या बोला, 4 बजे मैं होमवर्क कर रहा था, माने कल भूतकाल में 4 बजे मैं किसी क्रिया में बिजी था, मैं किसी क्रिया में व्यस्त था, मैं कुछ काम कर रहा था, माने कोई क्रिया भूतकाल में चल रही थी। So here we are referring to an action which was happening at some time in the past. अब प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा था कि अगर कोई क्रिया अभी चल रही है तो हम कहेंगे इज एम आर और उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। यहां पे हम बात करें भूतकाल की, पर क्रिया का जो प्रकार है, जो क्रिया है वो तो चालू थी, कंटिन्यूअस फॉर्म की क्रिया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इज एम या आर की जगह हम वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ वर जिसे स्कूल में सिखाया था वेर, WERE, उसका सही उच्चारण होता है वर। तो सेंटेंस यहां पे होगा अपना आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट 4 o'clock yesterday. I was doing my homework at 4 o'clock yesterday. मैं कल 4 बजे अपना होमवर्क कर रहा था, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यहां पे हम बात करेंगे फिनिश्ड या कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, पर वो कौन सी क्रिया हमने खत्म की? भूतकाल में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे सेंटेंस आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। मैंने पिताजी के आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। मैंने पिताजी के आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। मतलब यहां पे हम भूतकाल में हुई दो क्रियाओं की बात कर रहे हैं, पिताजी का आना और मेरा होमवर्क करना। अब सेंटेंस को पढ़ के आप मुझे ये बताइए कि दो में से पहला क्या हुआ? पहले क्या पिताजी आए और उसके बाद मैंने होमवर्क किया, या पहले मैंने होमवर्क खत्म किया और उसके बाद पिताजी एंटर हुए? सही पकड़ा। ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि भूतकाल में माने कल जब पिताजी आए
तो उनके आने से पहले ही मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। पहले होमवर्क खत्म हुआ, बाद में पिताजी आए। तो ज्यादातर जब भी हम किसी भूतकाल में खत्म हुई होने वाली क्रिया की बात कर रहे हैं, so whenever we are talking about a completed action in the past, normally we tend to use two actions or two examples, जिससे हमारा वो कंपैरिजन वाला काम इजी हो जाए और सामने वाले बंदे को पता चले कि हाँ पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। तो जो पहले हुआ ना, वहां पे हम हैड और V3 माने क्रियापद के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब V3 माने क्या हुआ, तो आपको अगर याद है तो स्कूल में आपको सिखाया जाता था क्रियापद के 3 स्वरूप होते और रट्टा मरवाया जाता था। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रॉट, रिटन। तो जो लास्ट वाला था ना कॉलन, उसे हम कहते थे पास्ट पार्टिसिपल, भूत कृदंत या फिर क्रियापद का तीसरा स्वरूप, जिसे हम कहेंगे V3। V माने वर्ब, 3 माने तीसरा स्वरूप। तो अब ये जो सेंटेंस है ना, उसमें हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान काल में भी जब हमने कंप्लीटेड एक्शन की बात की तो वहां पे भी हमने ये क्रियापद के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था। यहां पर भी हम क्रियापद के तीसरे स्वरूप का इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरी क्रिया थी पिताजी का ना, वहां पे हम जो फर्स्ट सेंटेंस है पास्ट एक्शन वाला, उस तरह से क्रियापद का भूतकाल यूज करेंगे। जैसे डिड जो हमने शब्द लिया, वो डिड क्या है, तो डू शब्द का भूतकाल का स्वरूप है, इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। तो यहां पे हमारा सेंटेंस, पहले तो ये क्रिया है एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, मतलब एक क्रिया के होने से पहले दूसरी क्रिया हुई। अब इसका इंग्लिश हम ऐसे करेंगे, आई हैड डन माई होमवर्क। देखिए यहां पे हमने शब्द यूज किया हैड, क्योंकि वो भूतकाल है, और डन क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड एक्शन। सो आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर डैड केम, बिफोर फादर केम। हमारे लिए तीनों शब्द में डिफरेंस जानना जरूरी है कि अगर मैंने कोई काम किया था तो मैंने यूज किया डिड, अगर मैं कोई काम कर रहा था तो मैंने यूज किया वॉज डूइंग, पर अगर मैंने किसी काम को खत्म कर दिया था भूतकाल में तो मैंने कहा हैड डन। क्लियर? चलिए अब यहां पे पास्ट टेंस का चौथा जो क्रिया है, मतलब वो कॉम्बिनेशन वाला परफेक्ट और कंटिन्यूस वाला, हम उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है क्योंकि एक्चुअल रूटीन में हम इस तरह के सेंटेंस इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करते हैं। खैर सीख लेते हैं। मैं कल 4 बजे से अपना होमवर्क कर रहा था। दोस्त ने आपको फोन किया, बोला तू तो बड़ा ही महंगा हो गया, बड़ा आदमी हो गया। आपने बोला क्यों, क्या हुआ? अरे कल कितनी बार तुमको फोन किया, 4 बजे फोन किया, 4:30 को फोन किया, 5:30 को फोन किया, 6 बजे फोन किया, कहां पे थे भैया तुम? आपने बोला अरे 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 यार, मैं तो कल 4 बजे से होमवर्क कर रहा था। मतलब 4 बजे भूतकाल में मैंने होमवर्क करना शुरू किया था, 5 बजे भी होमवर्क चल रहा था, 6 बजे भी होमवर्क चालू था, तकरीबन 6:30 6:45 को मेरा होमवर्क खत्म हुआ था। उसके बाद तुमने फोन नहीं किया। सो यहां पे हम पूरे ही सेंटेंस में किसी और चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट करके कल 4 बजे से। तो you want to talk about an action which started in the past and it continued till some time in the past। 4 बजे शुरू हुआ और 6 6:30 तक चला, आप उसकी बात कर रहे हो। तो यहां पे आप क्या क्या करोगे, यहां पे आप हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करोगे। सेंटेंस आपका हो जाएगा आई हैड बिन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 o'clock। यहां पे एक शब्द ऐड करना रह गया है जो कि है, आप ऐड कर लीजिएगा यस्टरडे। सो आई हैड बिन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 o'clock यस्टरडे। अब
जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में चौथी क्रिया में दो ऑप्शन देखे थे, एक सिंस वाला एक फोर वाला, सेम ऑप्शन हम यहां पे भी ले सकते हैं। तो यही सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं कल 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था, मतलब 2 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ था मुझे। तो सेम एक्शन है। इसका इंग्लिश होगा आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours yesterday। यहां पे भी yesterday ऐड करना है। आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours yesterday। अभी हम ये सारे ही सेंटेंस को गुजराती में रिकैप करेंगे। મિત્રો ભૂતકાળની આપણે જ્યારે વાત કરતા હોય ત્યારે આપણે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે ભૂતકાળના પણ 4 પેટા પ્રકાર છે। સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ અને પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળ। આમાંથી જે છેલ્લો છે ને પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળ, એ કદાચ એટલો ફ્રીક્વન્ટ એટલો રેગ્યુલરલી આપણે બોલવામાં વાપરતા નથી, પણ આપણા કોર્સમાં છે એટલે આપણે એને સમજવો તો રહ્યો। તો આ બધા જ કાળના વાક્યો દ્વારા આપણે ફટાફટ એની સમજૂતી મેળવી લઈએ। ધારો કે મેં ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા કરી છે તો હું આવું વાક્ય કદાચ બોલું કે મેં ગઈકાલે 4 વાગે હોમવર્ક કર્યું હતું। મને ખબર છે આપણે લેસન શબ્દ વાપરીએ છીએ, સો મેં ગઈકાલે 4 વાગે લેસન કર્યું હતું। હવે આ વાક્યમાં આપણે ફક્ત ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ। ગઈકાલે 4 વાગે આપણે કોઈ ક્રિયા કરી એની ખાલી માહિતી આપીએ છીએ, એટલે આ સાદો કાળ થયો। અને ગઈકાલની વાત છે એટલે ભૂતકાળ થયો, એટલે આ સાદો ભૂતકાળ થયો, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ। અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે કે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ વાપરવું પડશે। મૂળ જે વાક્ય હતું કે હું રોજ હોમવર્ક કરું છું, એમાં આપણે ડુ શબ્દ લીધો હતો ક્રિયાપદ તરીકે। આ જે વાક્ય છે કે મેં ગઈકાલે 4 વાગે હોમવર્ક કર્યું હતું, એટલે કરું છું એનું હવે થઈ ગયું કર્યું હતું, એટલે ડુનું આપણે કરવું પડશે ભૂતકાળ ડીડ। ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ગડબડ કરે છે, એ લોકો અહીંયા આઈ વોઝ ગો અથવા આઈ વોઝ ડુ એવો શબ્દ વાપરે છે, અથવા આઈ વોઝ ડુઈંગ કે છે, એ પણ ખોટું છે। જ્યારે પણ તમે કોઈ સાદા વાક્યની વાત કરતા હો ભૂતકાળમાં, તો તમારે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ વાપરવાનું, બીજું કશું જ નહીં કરવાનું। તો મૂળ ક્રિયાપદ જો ડુ છે તો તમારે ડીડ કરવું પડશે, મૂળ ક્રિયાપદ જો તમારું પ્લે હો તો તમે પ્લેડ કરત, એવી રીતે। તો મેં કાલે 4 વાગે લેસન કર્યું હતું, હોમવર્ક કર્યું હતું, એનું ઇંગ્લિશ થશે I did my homework at 4 o'clock yesterday। હવે આ વાક્યમાં આપણે થોડો ફેરફાર કરીને એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે હું કાલે 4 વાગે હોમવર્ક કરતો હતો। જો પહેલું વાક્ય હતું હોમવર્ક કર્યું હતું, આ વાક્યમાં હોમવર્ક કરતો હતો। કરતો હતો એટલે ગઈકાલે 4 વાગે કોઈ ક્રિયા ચાલુ હતી, રાઈટ। તો અહીંયા આપણે જ્યારે ઇંગ્લિશ કરશું તો હવે ડીડ નહીં વપરાય, આપણે શું કરવું પડશે ક્રિયાપદનું ચાલુ રૂપ વાપરવું પડશે, એ પણ ભૂતકાળમાં। એટલે અહીંયા આપણે વાક્ય એવી રીતે બનાવીશું કે I was doing my homework at 4 o'clock yesterday। હવે વાક્યનો ત્રીજો પ્રકાર આવે છે ભૂતકાળમાં, એને આપણે કહીએ છીએ પૂર્ણ ભૂતકાળ। વર્તમાન કાળમાં આપણે જે વાક્ય લખ્યું તો એને યાદ કરીએ, મેં હોમવર્ક કરી લીધું છે। એમાં આપણે બીજા કોઈ જ વાક્યની વાત નતા કરતા, એક જ વાક્યની વાત કરતા હતા। એમાં આપણે ક્રિયા પૂરી કરી એની વાત કરતા હતા, હોમવર્ક પતી ગયું એની વાત કરી, અને ત્યાં આપણે વાક્ય બનાવ્યું હતું આઈ હેવ ડન હોમવર્ક। હવે ભૂતકાળમાં થોડોક ફરક છે કે ભૂતકાળમાં જ્યારે તમે કોઈ ક્રિયા પતાવી દીધી એવું કહેવા માંગો છો, તો એની સાથે તમારે એના પછીની ક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરવો પડે। એટલે હું આમ કહી તો શકું કે મેં કાલે 4 વાગે કે મેં કાલે 6 વાગે હોમવર્ક કરી લીધું હતું, પણ એવી રીતે ઇંગ્લિશમાં નોર્મલી આપણે વાક્ય બોલતા નથી। આપણે બીજી ક્રિયાનો રેફરન્સ આપીને બોલે છે, જેથી ખબર પડે કે ભૂતકાળમાં 2 ક્રિયા થઈ, એમાંથી એક ક્રિયા પહેલી થઈ અને બીજી ક્રિયા પછી થઈ। તો કદાચ આપણે આવું વાક્ય લઈ શકીએ કે કાલે પપ્પા આવ્યા તે પહેલા મેં હોમવર્ક કરી દીધું હતું। એટલે પહેલા મેં શું કર્યું, પહેલા મેં હોમવર્ક કર્યું, ભૂતકાળની ક્રિયા પહેલી ક્રિયા, પછી શું થયું પપ્પા આવ્યા। એટલે જે પહેલી ક્રિયા થઈ એમાં વાક્ય પૂરું થયું એના પર આપણે ભાર મૂકીએ છીએ। વર્તમાન કાળની અંદર આપણે હેવ ડન કહેતા હતા, અહીંયા આપણે હેવ ને બદલે હેડ વાપરીશું। તો વાક્ય થશે I had done my homework
बिफोर फादर केम अथवा बिफोर डैड केम। ભૂતકાળમાં ક્રિયા પૂરી થઈ ચૂકી હતી। હવે ક્યારેક રેર કેસમાં આપણે ચોથું પણ એક પ્રકારનું વાક્ય બોલીએ છીએ, મેં કીધું તમને પહેલા બહુ ઓછું પણ ક્યારેક બોલાય કે હું કાલે 4 વાગ્યાથી મારું હોમવર્ક કરતો હતો, એટલે 4 વાગ્યાનું હોમવર્ક કર્યું હતું અને બહુ લાંબુ ચાલ્યું ભાઈ। તો એવા સંજોગોમાં આપણે ક્રિયાપદ વાપરવું પડશે હેડ બીન ડુઈંગ અને સિન્સ અથવા ફોર શબ્દનો ઉપયોગ કરવો પડશે। તો વાક્ય જો આપણું એવું હોય કે ગઈકાલે હું 4 વાગ્યાથી હોમવર્ક કરતો હતો, એટલે 4 વાગે હોમવર્ક કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને કદાચ 6, 6:30, 7 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું હતું। મારો ભાર એક જ શબ્દ પર છે 4 વાગ્યાથી, બીજું કાંઈ વધારે મારે આ વાક્યમાં કહેવું નથી, પણ 4 વાગ્યાથી મેં કેટલા વાગ્યાથી મહેનત કરી મારે એવું જણાવવું છે। તો વાક્ય થશે I had been doing homework since 4 o'clock yesterday, or I had been doing my homework since 4 o'clock yesterday। આ જ વાક્યને આપણે થોડું અલગ રીતે પણ કહી શકીએ કે ગઈકાલે હું 2 કલાકથી હોમવર્ક કરતો હતો। તો તમે કહેશો કે I had been doing my homework for 2 hours yesterday। તો આ થઈ ગયા તમારા ભૂતકાળના 4 પ્રકારના વાક્યો। મિત્રો હવે આપણે મૂવ થઈએ છીએ છેલ્લા કાળ તરફ, જે છે ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે ભવિષ્યકાળ। જોઈએ આપણે ફ્યુચર ટેન્સની અંદર પહેલું વાક્ય તો સાદું જ છે, એકદમ સિમ્પલ, બધાને આવડે એવું। मैं कल अपना होमवर्क करूंगा। मैं कल अपना होमवर्क करूंगा। આપણે શું કહીએ છીએ? વોટ આર વી ટ્રાઇંગ ટુ સે? વી જસ્ટ વોન્ટ ટુ ફોકસ અપોન વન થિંગ that we shall do something in future. So you would like to talk about a future action. અને આ વાક્ય કેવું છે? તમારું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસિઝન છે। તમે પ્લાન કરીને વિચારીને વાક્ય નથી બોલ્યું, તમે તાત્કાલિક બોલ્યું કે કાલે 4 વાગે હું હોમવર્ક કરીશ, કલ 4 બજે મેં હોમવર્ક કरूंगा। સો અહીંયા આપણે શેલ અથવા વિલ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો પડશે। આઈ અને વી સાથે નોર્મલી શેલ શબ્દ વપરાય, બાકીના બધા કરતા સાથે આપણે વિલ શબ્દ વાપરીએ। પ્રેક્ટિકલી ઇંગ્લિશમાં હવે વિલ વધારે વપરાય છે, પણ સ્ટીલ હજુ આપણે ભણીએ છીએ એટલે આપણે શેલ અને વિલ બંને વાપરીશું। તો અહીંયા વાક્ય થશે આપણું I shall do my homework tomorrow। હું આવતીકાલે મારું હોમવર્ક કરીશ, રાઈટ। હવે આપણે બીજા વાક્ય પર જઈએ। मैं कल 4 बजे अपना होमवर्क कर रहा हूँगा। ગુજરાતીમાં હું આવતીકાલે 4 વાગે મારું હોમવર્ક કરતો હોઈશ। જો પહેલા વાક્યમાં હતું કરીશ, કरूंगा, અને બીજા વાક્યમાં છે કરતો હોઈશ, कर रहा हूँगा। व्हाट इज द डिफरेंस? तो पहले सेंटेंस में हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, जबकि दूसरे सेंटेंस में हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया सेंटेंस को। हमने ये बताने की कोशिश की कि कल फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पर हम कुछ कर रहे होंगे, कोई क्रिया चल रही होंगी। सो वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्शन हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें शैल बी या विल बी और डूइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो शैल बी और विल बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस અહીંયા આપણું થશે કે I shall be doing my homework at 4 o'clock tomorrow. So it's again a combination. Tense છે future, ક્રિયા છે ચાલુ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ। Future continuous tense in the first was simple future tense. This is future continuous tense, ચાલુ ભવિષ્યકાળ। અને ત્યાર પછી ભવિષ્યમાં આપણે કોઈ ક્રિયા પૂરી કરી લીધી હશે એવું વાક્ય। જોઈએ, मैंने पिताजी के आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया होगा। જે ભૂતકાળમાં વાક્ય હતું એ જ એક્ઝામ્પલ લીધું, પણ આપણે ભવિષ્યની વાત કરીએ છીએ। जो सेंटेंस हमने भूतकाल में लिया था उसी सेंटेंस को भविष्य के बारे में अगर बताना है तो हम ऐसे बोलेंगे कि कल जब पिताजी आएंगे घर पे तो उनके आने से पहले मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया होगा।
मतलब मैं पहले होमवर्क कर लूंगा, उसके बाद पिताजी आएंगे। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए वर्तमान काल में हमने किया था हैव डन, भूतकाल में हमने लिखा था हैड डन, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा शैल या फिर विल हैव डन। So sentence will become like this: I shall have done my homework before dad comes. हाँ, फ्यूचर की बात है, फिर भी हम यहां पे कम्स लिख रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है आई शैल हैव डन माई होमवर्क। ठीक है। अब फ्यूचर में भी एक और क्रिया रहती है, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर प्रैक्टिकली बड़ी ही मुश्किल से भाग्येज कोई इस तरह के सेंटेंस यूज करता है। आपको भी शायद थोड़ा अजीब लगेगा जब ये सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं कल 4 बजे से अपना होमवर्क कर रहा हूंगा। अजीब है, ठीक है। So what you would like to tell in this sentence, you would like to talk about an ongoing action in future with duration. अगेन हमारा फोकस सिर्फ एक ही शब्द पे है, कल 4 बजे से। So यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें वो हैव बीन डूइंग वाला जो था फ्रेज, उसके आगे शैल या विल यूज करना पड़ेगा। So सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई शैल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 o'clock टुमारो। यहां पे भी आपको टुमारो शब्द ऐड करना पड़ेगा। सो आई शैल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 o'clock टुमारो। बहुत ही लंबा चौड़ा सेंटेंस होगा, इसलिए नॉर्मली हम इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में नॉर्मली बोलते नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा प्रकार भी है, दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं, मैं कल इस वक्त 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा हूंगा। तो मान लो अगर कल मैंने फ्यूचर में 4 बजे होमवर्क शुरू किया, तो इस वक्त माने कितना टाइम हुआ होगा, 6 बजे होंगे। माने मान लो अभी 6 बजे हैं और मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं उसको ये बता रहा हूं कि कल 2 घंटे से मैं होमवर्क कर रहा हूंगा। तो कल जब 6 बजेगा घड़ी में, तो मेरा होमवर्क करने का काम चालू होगा और 2 घंटे से ये काम मेरा चल रहा होगा। सो अगेन आई एम हाईलाइटिंग दैट ड्यूरेशन, बट नाउ इन फ्यूचर। So यहाँ पे भी I would like to talk about an ongoing action, a continuous action in future, but the word that I want to highlight is duration and nothing else. So sentence will become like this: I shall have been doing my homework for 2 hours at this time tomorrow. I shall have been doing my homework at this time, for 2 hours at this time tomorrow. सो यहां पे हमने भविष्यकाल की बात की। भविष्यकाळના 4 વાક્યો, હું કાલે મારું હોમવર્ક કરીશ, आई शेल डू माय होमवर्क टुमोरो। હું આવતીકાલે 4 વાગે મારું હોમવર્ક કરતો હોઈશ, आई शैल बी डूइंग माय होमवर्क एट 4 o'clock टुमोरो। આવતીકાલે 4 વાગે મેં હોમવર્ક પૂરું કરી લીધું હશે, आई शैल हैव डन माय होमवर्क एट 4 o'clock टुमोरो। અને બાકીના 2 વાક્યો, જેમ કે आई शैल हैव बीन डूइंग माय होमवर्क सिंस 4 o'clock टुमोरो और आई शैल हैव बीन डूइंग माय होमवर्क फॉर 2 hours एट दिस टाइम टुमोरो। અને અહીંયા આપણા 3 ટેન્સના 4 પ્રકાર એટલે કે કુલ 12 ટેન્સીસ પૂરા થાય છે। બહુ જ શાંતિથી ટાઈમ લઈને અને એક વાર નહીં, એક કરતા 2 વાર 3 વાર 4 વાર આ વિડીયો જોજો અને વિડીયોમાં જે કાંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એને ધ્યાનથી ક્યાંક નોટ ડાઉન કરી લેજો। અને તમને પ્રેક્ટિસ માટે હું થોડા વાક્યો હિન્દીમાં આપી રહ્યો છું અને એ વાક્યોને તમે તમારી રીતે ટ્રાન્સલેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો। जो 12 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस यानी कि टेंसेस हमने आज सीखे ये सेशन में, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 12 हिंदी सेंटेंसेस दे रहा हूं ट्रांसलेशन के लिए। ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में वो लोग आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछेंगे। मैं आपको ट्रांसलेशन का होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस और उसका पैटर्न, उसका वर्ब फॉर्म फिट हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आपका होम असाइनमेंट। जितने जरूरी है वही सेंटेंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए, मैं हर एक सेंटेंस को पढ़ लेता हूं, इसको जल्दी समझ लेंगे।
मैं रोज 10 बजे ऑफिस जाता हूं, ये किस तरह की क्रिया है और कौन सा टेंस है? तो जाता हूं माने प्रेजेंट टेंस हुआ, और रोज होने वाली क्रिया, ठीक है। तो ये पहला वाला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस है सीमा अभी ईमेल्स चेक कर रही है, मतलब अभी ये वक्त पर कोई क्रिया चालू है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। सीमा अभी ईमेल्स चेक कर रही है, तो क्या करेंगे? इज एम आर और आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। हमने नाश्ता कर लिया है, अमे नाश्तो करी लीधो छे। कोई क्रिया हमने खत्म कर ली, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन बट इन प्रेजेंट, तो शू करूँ? हैव या हैज और क्रियापद के थर्ड फॉर्म का V3 का इस्तेमाल करेंगे। मम्मी 2 बजे से टीवी पर रामायण देख रही है, 2 बजे से अभी भी रामायण चालू है, लास्ट वाली क्रिया वर्तमान काल में। सिमिलर सेंटेंस है 5वें नंबर का, दादाजी 3 घंटे से पड़ोसी के साथ गपशप कर रहे हैं। गपशप करना जिसे हम कहते हैं चैट, CHAT चैट, चैटिंग करना। सो दादाजी 3 घंटे से पड़ोसी के साथ माने नेबर के साथ चैटिंग कर रहे हैं। चैटिंग माने बैठ के या खड़े रह के भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि आप व्हाट्सएप पे ही चैटिंग करो या फेसबुक से चैटिंग करो। तो 3 घंटे से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट शब्द है जो हमें क्लू दे रहा है यहाँ पे। हम पिछले हफ्ते भूतकाल में पिज्जा हट गए थे। कल रात को बच्चे सोसाइटी में फुटबॉल खेल रहे थे, रमी रया हता, क्रिया चालू थी भूतकाल में। राहुल पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब यहां पे सिर्फ एक ही क्रिया की हमने बात की है जो कि भूतकाल की थी, पर इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी और क्रिया के साथ होगा। मान लो राहुल ने कोई गलत कदम ले लिया, वो कंटाल गया एग्जाम का प्रिपरेशन करके, थक गया, पास नहीं हुआ, तो शायद उसने कुछ गलत कदम ले लिया। और अब यहाँ पे पड़ोसियों की भीड़ जमी है और बोल रहे कि यार वो तो यार पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मतलब ये जो उसने कदम उठाया उससे पहले पिछले 4 साल से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, माने पिछले 4 साल से वो शब्द यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका भूतकाल का चौथे तरह का सेंटेंस। उनके आने से पहले हम सो गए थे, भूतकाल का तीसरा प्रकार, जहां पे आप ये बता रहे कि आपने कौन सी क्रिया खत्म की। वो आए एक क्रिया, उससे पहले आपने दूसरी क्रिया कर ली, कौन सी क्रिया? सो गए। पिताजी 2 दिन बाद दिल्ली जाएंगे, आप बता रहे कि पिताजी क्या करेंगे, इंस्टेंट डिसीजन, फ्यूचर का पहला सेंटेंस। कल इस वक्त मनोज परीक्षा दे रहा होगा, कल ये समय पर किसी क्रिया चालू, कोई क्रिया चालू होगी। यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर। एंड फाइनली कल 4 बजे से पहले माँ ने शाम का खाना पका लिया होगा, शाम का खाना माने डिनर, तो कल मॉम ने 4 बजे से पहले खाना माने डिनर पका लिया होगा, डिनर प्रिपेयर कर लिया होगा। फ्यूचर में एक्शन हो चुका होगा, क्रिया खत्म हो चुकी होगी। ये 12 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कीजिएगा, और यहाँ पे आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप हमारा संपर्क कीजिएगा। इन 12 सेंटेंसेस का सल्यूशन आपको जल्दी भेज दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, गॉड ब्लेस यू।